पर्यावरण से रिलेटेड कुछ MCQs, जिसमें से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन डार्विन, दूसरा टांसले, तीसरा ओडम, चौथा मेंडल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका पहला ऑप्शन सही होगा, सॉरी ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जो है टांसले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जैव विविधता प्रखर स्थलों की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी? पहला ऑप्शन है नॉर्मन मेयर्स, दूसरा ऑप्शन है रेमंड एफ डेसमंड, तीसरा ऑप्शन है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, चौथा ऑप्शन है के विल्सन। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, नॉर्मन मेयर्स। नॉर्मन मेयर्स ने जैव विविधता प्रखर स्थलों की पहचान सर्वप्रथम इन्होंने ही की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि भारत संसार के 18 बृहद जैव विविधता वाले देशों में से एक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? देश में संसार की कुल स्तनधारी प्रजातियों के 20% प्रतिनिधि पाए जाते हैं। तो हमको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है केवल एक कथन, दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन, तीसरा ऑप्शन है एक व दोनों कथन, और ये चौथा ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक नंबर कथन सही होगा। वो ये है कि भारत संसार के 18 बृहद जैव विविधता वाले देशों में से एक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता प्रखर स्थल नहीं है? जैव विविधता प्रखर स्थल का मतलब है कि वहाँ पर जैव विविधता बहुत प्रमुखता से पाई जाती है। तो इसमें हम पहला ऑप्शन देखते हैं पश्चिमी घाट, दूसरा है पश्चिमी हिमालय, तीसरा है पूर्वी हिमालय, चौथा है भारत म्यांमार सीमावर्ती पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिमालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर पे ये कह रहा है कि मिलांकोविच ने अपने जलवायु परिवर्तन संबंधी गणितीय मॉडल में निम्नलिखित में से किस कारक को सम्मिलित नहीं किया था? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कोण में परिवर्तन, नंबर बी, पृथ्वी की परिक्रमा पथ में परिवर्तन, नंबर सी, विषुव में परिवर्तन, नंबर डी, पृथ्वी की घूर्णन गति में परिवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन सही होगा ये डी नंबर, यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति में परिवर्तन जो है ये मिलांकोविच ने अपने जलवायु परिवर्तन संबंधी गणितीय मॉडल में सम्मिलित नहीं किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 6 नंबर है, पृथ्वी के अपने ध्रुवीय अक्ष पर विस्थापन को जलवायु परिवर्तन का कारण किसने माना था? ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी, मिलुतिन मिलांकोविच, ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज सिम्पसन, ऑप्शन नंबर डी, TC चैम्बरलेन। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, रॉबर्ट हुक। यानी रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि पृथ्वी के अपने ध्रुवीय अक्ष पर विस्थापन को जलवायु परिवर्तन का कारण माना था रॉबर्ट हुक ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है UN ने 2011 से 20 के दशक को क्या नाम दिया है? ऑप्शन नंबर ए, UN डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी, UN डिकेड ऑन कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर सी, UN डिकेड ऑन कोरल रीफ्स, ऑप्शन नंबर डी, UN डिकेड ऑन कोरल रीफ्स एंड मैंग्रोव्स। तो आप लोग UN के बारे में जानते हैं। UN यानी यूनाइटेड नेशंस हर एक दशक को कोई ना कोई नाम देता है। तो इसने 2011 से 20 वाले दशक को एक नाम दिया है। जो क्या नाम दिया है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी UN डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसके अतिरिक्त इसने 2011 से 20 को 2 और नाम दिए हैं। पहला है उपनिवेशवाद के उन्मूलन के लिए तृतीय अंतर्राष्ट्रीय दशक, व दूसरा नंबर है सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन दशक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1816 में यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में एक शीतकाल रहित वर्ष माना गया था। शीतकाल रहित वर्ष का मतलब है कि इस वर्ष
यहाँ पर ठंड का मौसम ही नहीं आया। ये यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में हुआ था। तो इसका कारण क्या था? कारण इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कैलिफोर्निया क्षेत्र में विस्तृत दावानल के परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण, यानी कैलिफोर्निया के क्षेत्र में जंगल में जो आग लगी थी उसके परिणामस्वरूप जो वायु प्रदूषण हुआ था उसकी वजह से शीतकाल नहीं आया। ऑप्शन नंबर बी है सौर कलंक चक्र के अंतर्गत सूर्य की घटी हुई क्रियाशीलता, यानी सौर कलंक क्या होता है कि सूरज में कभी कभी पृथ्वी से देखने पे एक काला धब्बा दिखता है जिसको सौर कलंक कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी कहता है कि इसके कारण सूर्य की घटी हुई जो क्रियाशीलता है उसकी वजह से वहाँ शीतकाल नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1815 में इंडोनेशिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के परिणामस्वरूप वायुमंडल का प्रदूषण, यानी वर्ष 1815 में जो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था उसके कारण जो वायु का प्रदूषण हुआ तो उसकी वजह से यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में शीतकाल रहित वर्ष हो गया। या चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, वर्ष 1815 में आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी क्या हुआ था कि वर्ष 1815 में इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे जिसके परिणामस्वरूप वायुमंडल का प्रदूषण था और इस वजह से ही यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में एक शीतकाल रहित वर्ष माना गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में गैंडों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 है नामदफा, नंबर बी काजीरंगा, नंबर सी मानस, नंबर डी कान्हा किसली। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें आप लोग सब जानते हैं कि गैंडों की सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। अब बताइए इसके अतिरिक्त जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये किस किस स्टेट में हैं? तो ये जो नामदफा है ये अरुणाचल प्रदेश में है, बी नंबर तो जान ही गए असम में है, सी नंबर ये भी मानस में है और डी नंबर कान्हा किसली ये एमपी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शेषाचलम जैव आरक्षित मंडल किस राज्य में है? शेषाचलम जैव आरक्षित मंडल। जैव आरक्षित मंडल आप लोग जानते हैं कि जीवों के लिए कोई आरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें विभिन्न प्राणियों के लिए संरक्षण उपलब्ध कराया जाता है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी नंबर ऑप्शन है केरल, सी है कर्नाटक, डी है आंध्र प्रदेश। तो जो शेषाचलम जैव आरक्षित मंडल है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल किस राज्य में स्थित है? ए नंबर ऑप्शन है सिक्किम, बी है जम्मू कश्मीर, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है उत्तराखंड। तो जो शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? ए नंबर ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाना, बी है ओजोन अवक्षय को रोकना, सी है ग्लोबल वार्मिंग तथा ओजोन के अवक्षय को रोकना, डी है ग्लोबल वार्मिंग तथा ओजोन के अवक्षय को रोकना तथा जैव विविधता को बचाना। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो ओजोन अवक्षय को रोकना, यानी ओजोन में जो क्षरण हो रहा है उसको रोकने के लिए ये प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में विश्व के बहुत सारे देशों ने मिलके ये डिसाइड किया था कि अब हम ओजोन को क्षरण करने वाले जो भी क्रियाकलाप हैं उनमें अब रोकेंगे, उनको अब हम करने से बचेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी पारितंत्र को प्रकार्यक बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रकार्यक यानी क्रियाशील बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश पारितंत्र के कार्य को क्रियान्वित करने के लिए जरूरी नहीं है। बी ऑप्शन है पादप समुदाय, सी है खनिज पदार्थ, डी है मांसाहारी जीव। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी मांसाहारी जीव
इसके लिए आवश्यक नहीं है, किसी पारतंत्र को क्रियाशील बनाए रखने के लिए। जबकि सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पादप समुदाय से ही पारतंत्र बचा रहता है, यानी कि और बढ़ता है। पादप समुदाय से ही बहुत सारे खाद्य पदार्थ मिलते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनके लिए, और खनिज पदार्थ भी। यानी ये सभी तीन जो हैं ये पारतंत्र को प्रकार्यक बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, और ये डी ऑप्शन जो है ये इसके लिए आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी पारतंत्र में बैक्टीरिया की प्रकार्यक भूमिका क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, जैव पदार्थ का उत्पादन। नंबर बी, जंतुओं की वृद्धि दर को कम करना। नंबर सी, ऊर्जा का चक्रीय संचलन। और डी है खनिजों का चक्रीय संचलन। तो पारतंत्र जो बैक्टीरिया होते हैं वो मृत पदार्थों का क्या करते हैं, उसको फिर से तोड़ मरोड़ के उसको नष्ट करके फिर से उस चक्र में सम्मिलित कर देते हैं। तो यानी क्या होता है कि खनिजों का चक्रीय संचलन जो होता है ये बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मौसम संबंधी तत्वों के शुद्ध मापन के लिए विश्वसनीय थर्मामीटर तथा बैरोमीटर का विकास कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 16वीं शताब्दी। ऑप्शन बी, 17वीं शताब्दी। ऑप्शन सी, 18वीं शताब्दी। ऑप्शन डी, 19वीं शताब्दी। तो ये मौसम संबंधी जो तत्वों के शुद्ध मापन के लिए विश्वसनीय थर्मामीटर तथा बैरोमीटर को जो विकास हुआ था ये हुआ था 17वीं शताब्दी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, पूरे संसार के लिए दैनिक तापमान के आंकड़ों को रखने की प्रथा कब से आरंभ हुई थी? ऑप्शन है वर्ष 1800 के लगभग। ऑप्शन बी, वर्ष 1850 के लगभग। ऑप्शन सी, वर्ष 1890 के लगभग। ऑप्शन डी है वर्ष 1920 के लगभग। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1850 के लगभग पूरे संसार के लिए दैनिक तापमान के आंकड़ों को रखने की प्रथा आरंभ हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल के रासायनिक प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होता है? ऑप्शन ए है जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता में वृद्धि। ऑप्शन बी, खाद्य श्रृंखला में रासायनिक प्रदूषकों का संकेंद्रण। ऑप्शन सी, जल का तापीय प्रदूषण। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल के रासायनिक प्रदूषण यानी जल में किसके कारण रासायनिक प्रदूषण होता है और इसके कौन से परिणाम किसके परिणाम से होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी खाद्य श्रृंखला में रासायनिक प्रदूषकों का संकेंद्रण, यानी कि रासायनिक प्रदूषकों का खाद्य श्रृंखला में अत्यधिक बढ़ जाना उनका संकेंद्रण होता है। तो जल के रासायनिक प्रदूषण के लिए खाद्य श्रृंखला में रासायनिक प्रदूषकों का संकेंद्रण ही इसका परिणाम है। ऑप्शन नंबर तो सी, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, जल के तापीय प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जलीय वनस्पति का अपघटन। ऑप्शन बी, उद्योगों में जल का शीतलन के लिए उपयोग। ऑप्शन सी, प्लवक के द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन। ऑप्शन डी है जल राशियों की सौर ऊर्जा को अधिक अवशोषित करने की प्रवृत्ति। तो जल के तापीय प्रदूषण यानी जल का गर्म होना, अनियंत्रित रूप से जल का गर्म होना तापीय प्रदूषण हुआ। तो ये किस कारण से होता है? ये होता है कि उद्योगों से जो जल, उद्योगों में जो मशीनें लगी होती हैं उनको ठंडा करने के लिए जो यूज होता है जल, वही बाहर निकल के बाहर वाले जल में, जलाशय में जहाँ भी मिलता है तो उसका तापमान बढ़ा देता है। तो इससे तापीय प्रदूषण हो जाता है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी सही होता है, यानी उद्योगों में जल का शीतलन के लिए उपयोग जो होता है वही जल के तापीय प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, किसी मानवीय क्रिया से भूदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती, यानी किस मानवीय क्रिया से भूदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती? भूदूषण यानी कि धरती पर प्रदूषण है ना, जमीन का प्रदूषण। तो ऑप्शन नंबर ए है कृषि। ऑप्शन बी, वानिकी। ऑप्शन सी, खनिज। ऑप्शन डी, औद्योगिकीकरण। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला तो हम देखते हैं कि औद्योगिकीकरण से सीधे सीधे हमको समझ में आता है कि
भूदूषण की समस्या होती है। फिर सी से भी देखते हैं कि जैसे खदानें होती हैं उसमें खनन का कार्य होता है, इससे भी भूदूषण की समस्या होती है। और कृषि में भी बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ मिलते हैं जिससे भूदूषण की समस्या होती है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है वानिकी यानी पेड़ पौधों को लगाना, पेड़ पौधों को लगाने से हमारी भूदूषण की समस्या उत्पन्न न हो के बल्कि वो समस्या जो पहले से उत्पन्न है उसमें हमें कमी आती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है मैंग्रोव जीवों के प्रमुख लक्षणों पर विचार कीजिए। नंबर 1 उच्च तथा निम्न ज्वार तल के मध्य क्षेत्र। नंबर दूसरा है ऊंची लवणता। नंबर तीसरा है परिवर्तनशील लवणता। चौथा है ऑक्सीजन की कमी। तो मैंग्रोव जीवों के प्रमुख लक्षण में ऑप्शन नंबर इसका हाँ, तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है ये हमको बताना है। तो ए ऑप्शन है 1 2 3 सही है, बी है 2 3 4, सी है 1 2 4 और डी है 1 2 3 4। तो मैंग्रोव जीवों के जो प्रमुख लक्षण हैं ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि चारों हैं। जो दिए हुए चारों ऑप्शन हैं इसमें ये चारों उच्च तथा निम्न ज्वार तल के मध्य के क्षेत्र, ऊंची लवणता, परिवर्तनशील लवणता, ऑक्सीजन की कमी, ये सभी मैंग्रोव जीवों के प्रमुख लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में किस बायोम का विस्तार पाया जाता है। पहला ऑप्शन है ए मरुस्थली, बी है मानसून वन, तीसरा अर्ध मरुस्थली, डी स्टेपी। तो पश्चिमी घाट के जो वृष्टि छाया क्षेत्र है उसमें हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र आता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो सही होता है सी वाला यानी अर्ध मरुस्थली बायोम का विस्तार पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है टुंड्रा क्षेत्र में पौधों का आकार छोटा होने के कारणों पर विचार कीजिए। पहला है मिट्टी की कम गहराई, दूसरा है स्थायी तुषार भूमि का क्षेत्र। स्थायी तुषार भूमि माने तुषार का मतलब है कि जो बर्फबारी होती है यानी बर्फ़ जो गिरता है वो उसकी वजह से जो भूमि बनती है वो तुषार भूमि का क्षेत्र। छोटा वर्धन काल और चौथा है धरातल पर पीट की परत। तो उपरोक्त में से कौन से कथन कितने कथन सही हैं। तो ऑप्शन है ए 1 2 3, बी है 2 3 4, सी है 1 2 4, डी है 2 3 4। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें सही होता है वो ऑप्शन नंबर ए यानी 1 2 3 यानी 1 क्या है मिट्टी की कम गहराई, टुंड्रा क्षेत्र में मिट्टी की कम गहराई के कारण, और दूसरा है स्थायी तुषार भूमि और तीसरा है छोटा वर्धन काल। ये ऑप्शन इसके सही हैं। टुंड्रा क्षेत्र में पौधों का आकार छोटा होने के ये 3 कारण हैं। अगला क्वेश्चन है ध्रुवीय भालू तथा ध्रुवीय लोमड़ी किस बायोम के जंतु हैं। ऑप्शन ए है टैगा वन, बी है टुंड्रा, सी है बोरियल वन, डी है शंकुधारी वन। तो हम जानते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में टुंड्रा वन पाए जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा यानी ध्रुवीय भालू तथा लोमड़ी टुंड्रा बायोम के जंतु हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक पादप विविधता किस जीवों में पाई जाती है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी मानसून वन। सर्वाधिक पादप विविधता यानी कि किस जीवों में बहुत अधिक तरह के वृक्ष और बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो वो होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय क्या होता है यानी जहाँ पे जिस कटिबंध में वर्षा अधिक होती है यहाँ पे वर्षा वाले वन अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र संतुलन से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए जैविक पदार्थ का अधिकतम उत्पादन, ऑप्शन बी जैविक पदार्थ का अधिकतम उपभोग, ऑप्शन सी जैविक पदार्थ के उत्पादन तथा उपभोग में समानता, ऑप्शन डी आवश्यकता से अतिरिक्त उत्पादन। तो संतुलन का मतलब क्या होता है कि अगर 2 तरह की क्रियाएं होती हैं तो दोनों में एक
समान अनुपात हो। तो हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जैविक पदार्थ के उत्पादन तथा उपभोग में समानता, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है जरायुज अथवा सजीव प्रजक पौधे अधिकतर किस जीवों में संबद्ध होते हैं। ऑप्शन ए है टुंड्रा, ऑप्शन बी मैंग्रोव, ऑप्शन सी मानसून वन, डी सवाना। तो जरायुज क्या होता है, यानी कि ऐसे पौधे जो सजीव प्रजक होते हैं, यानी कि उसके जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो यानी अल्प विकसित पौधों का उत्पन्न होना। तो ये इसमें हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव वन जो होते हैं ये सजीव प्रजक जो पौधे होते हैं ये मैंग्रोव जीवों में संबद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का पहली बार प्रयोग किस दशक में आरंभ हुआ। ऑप्शन ए है 1941 से 50, बी है 61 से 70, सी है 71 से 80 और डी है 1981 से 90। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1961 से 70 के बीच में पहली बार बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग इसी दशक में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर ए तापमान, 2 वर्षण, 3 मिट्टी, चौथा अन्य प्रजातियों की उपस्थिति। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है ना। ऑप्शन ए है 1, 2 तथा 3, बी है 2, 3 तथा 4, सी है 1, 2 तथा 4, डी है 1, 2, 3 तथा 4। तो इसमें जो ऑप्शन होता है सही, ये ऑप्शन नंबर डी सही होता है, यानी कि जैव विविधता को ये चारों कारक प्रभावित करते हैं। उसमें तापमान, वर्षण, मिट्टी और अन्य प्रजातियों की उपस्थिति सभी जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है नामदफा क्षेत्र में पाया जाने वाला एक स्थानिक प्राणी है। नामदफा को हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि ये कहाँ पर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइए कि नामदफा किस राज्य में है। हाँ, तो इसका ऑप्शन ए है उड़ने वाली गिलहरी, ऑप्शन बी रेडलीज टर्टल, ऑप्शन सी नदियों में रहने वाली डॉल्फिन, ऑप्शन डी है लायन टेल मकाक। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी नामदफा क्षेत्र में उड़ने वाली गिलहरी एक स्थानिक प्राणी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्वी हिमालय से बाहर आर्किड की ऊंची स्थानिकता वाला एक प्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिमालय, बी मध्य भारत के मानसून वन, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय के बाहर आर्किड की ऊंची स्थानिकता वाला एक प्रमुख क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है भारत में पाए जाने वाले जंगली गधे की आश्रय स्थली किस प्रकार की है। ऑप्शन ए है शीतोष्ण घास भूमि, ऑप्शन बी अर्ध मरुस्थलीय वन, ऑप्शन सी लवणीय घास भूमि, डी है लवणीय दलदली भूमि। तो इसका ऑप्शन सही होता है सी नंबर, यानी लवणीय घास भूमि जो है वो भारत में पाए जाने वाले जंगली गधों की आश्रय स्थली है। अगला क्वेश्चन है जंगली गधे की आश्रय स्थली किस मानवीय क्रिया से सर्वाधिक प्रभावित हो रही है जिससे इस प्रजाति का अस्तित्व खतरे में है। नंबर ए पशुचारण, बी कृषि, सी नमक उत्पादन और डी है परिवहन तंत्र का विकास। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी नमक के उत्पादन से जंगली गधे की आश्रय स्थली प्रभावित हो रही है, इसलिए इस प्रजाति का अस्तित्व खतरे में है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।